गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं हूं मनीष कुमार शर्मा और एक बार पुनः अपने इस चैनल ज्ञान के सागर पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के परिवेश में किसी भी सेंटेंस को, किसी भी वाक्य को बोलने के लिए, शुद्ध शुद्ध उच्चारण के लिए हमें लिंग की जानकारी होना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जेंडर यानी लिंग की। दोस्तों, कोई भी चीज़ हो, चाहे वो एक घर बनाना हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, तो किसी भी चीज़ को बनाने में उससे पहले एक आधार का सहारा लिया जाता है, एक उसका आधार बनाया जाता है। अगर घर को हम लोग बनाते हैं तो उसके पहले हम लोग एक आधार बनाते हैं। दोस्तों, ठीक उसी तरह से अगर लिंग निर्णय करना होता है, लिंग को पहचानना होता है, तो हम लोग भी लिंग को पहचानने के लिए एक आधार बनाते हैं। दोस्तों, सबसे ज़रूरी चीज़ कि हम लोग भारत में अधिकतर लोग मात्र 3 भाषाओं का अध्ययन करते हैं। अधिकांश लोग 3 भाषाओं का अध्ययन करते हैं और वो है हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश, इन तीनों भाषाओं में अगर आपको लिंग पहचानना हो तो आप कैसे पहचानते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हिंदी में लिंग कितने होते हैं, संस्कृत में कितने होते हैं और इंग्लिश में कितने होते हैं। दोस्तों, हिंदी में लिंग 2 होते हैं, संस्कृत में 3 होते हैं और इंग्लिश में 4 होते हैं। यानी कि हिंदी में 2 ही लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। संस्कृत में 3 होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और क्लीवलिंग। बट इंग्लिश में 4 होते हैं, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। दोस्तों, अगर हमें हिंदी में किसी भी लिंग की पहचान करनी होगी तो एक बहुत ही छोटा सा ट्रिक्स है कि अगर हिंदी में लिंग की पहचान करनी होगी तो हिंदी में जो लिंग का जो निर्णय किया गया, लिंग की जो पहचान की गई, वो उच्चारण के आधार पर की गई। किसके आधार पर की गई? उच्चारण के आधार पर की गई। जैसे अगर हिंदी में आपको लिंग पहचानना हो कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो पहचानने के लिए सबसे पहले किसी भी शब्द का, कोई भी हो, जैसा भी शब्द हो, किसी भी शब्द का सबसे पहले हम लोग बहुवचन बनाते हैं। अगर उस बहुवचन बनाने के क्रम में अगर अंत में उस शब्द के अंत में अगर चंद्रबिंदु आए या बिंदु आए, तो अगर चंद्रबिंदु आ जाए या बिंदु आ जाए तो हम समझेंगे कि ये स्त्रीलिंग है। नहीं आए तो हम समझेंगे कि ये पुल्लिंग है। जैसे अगर हम बात करते हैं हवा की, अब मुझे पहचानना है कि हवा क्या चीज है, ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसका बहुवचन बनाएंगे, इसका बहुवचन बनाएंगे और बहुवचन बना करके हम देखेंगे कि इसके अंत में चंद्रबिंदु आ रहा है या बिंदु आ रहा है। तो अगर चंद्रबिंदु आए या बिंदु आए तो इसका मतलब ये स्त्रीलिंग है, और नहीं आए तो इसका मतलब ये पुल्लिंग है। तो अगर हवा का हम लोग बहुवचन बनाते हैं, प्लुरल बनाते हैं, तो वो बनता है हवाएं। दोस्तों, मैंने देखा कि इसके ऊपर चंद्रबिंदु आया, इसका मतलब हवा जो शब्द है ये स्त्रीलिंग है। हवा जो शब्द है ये क्या है? स्त्रीलिंग है। तो अगर जिस शब्द के अंत में अगर चंद्रबिंदु आए, बिंदु आए, तो वो स्त्रीलिंग है, और अगर नहीं आए तो वो पुल्लिंग है। अगर लड़का की बात करते हैं हम, अब लड़का का प्लुरल बनाते हैं, जब लड़का का प्लुरल बनाते हैं तो वो बनता है लड़के। लड़के अर्थात इसमें बिंदु और चंद्रबिंदु नहीं आया, इसका मतलब ये पुल्लिंग है। लेकिन अगर लड़की की बात करते हैं तो लड़की में अगर हम बहुवचन बनाते हैं तो ये आता है लड़कियां। लड़कियां यानी कि चंद्रबिंदु आ गया, तो इसका मतलब दोस्तों ये क्या है? स्त्रीलिंग है। तो किसी भी हिंदी में मात्र लिंग 2 ही होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। इसे पहचानने के लिए सबसे पहले किसी भी शब्द का बहुवचन बनाइए, अगर अंत में चंद्रबिंदु आता हो, बिंदु आता हो, तो वो शब्द स्त्रीलिंग है, और अगर चंद्रबिंदु और बिंदु नहीं आता हो तो वो शब्द पुल्लिंग है। अब बात आती है संस्कृत की। तो संस्कृत में जो लिंग निर्णय होते हैं वो रचना या बनावट के आधार पर होते हैं। किसके आधार पर होते हैं? रचना या बनावट के आधार पर होते हैं। तो रचना या बनावट के आधार पर जब लिंग निर्णय किया गया तो कैसे किया गया? दोस्तों, अगर जिसके अंत में अगर अह आता है, जिसके अंत में अगर अह आता है तो वो पुल्लिंग होता है। वो क्या होता है? पुल्लिंग होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं बालकः, तो ये पुल्लिंग है। गजः, तो ये पुल्लिंग है। मुशिकः,
तो ये पुल्लिंग है, यानी कि जिसके अंत में अगर आ गया दोस्तों तो वो पुल्लिंग होता है। जिसके अंत में अगर आ आता है वो स्त्रीलिंग होता है। जैसे अजा ये स्त्रीलिंग है, बालिका ये स्त्रीलिंग है, यानी कि जिसके अंत में आ गया वो स्त्रीलिंग होता है। और जिसके अंत में अगर आता है तो वो क्लीवलिंग यानी नपुंसक लिंग के अंतर्गत आता है। जैसे हम बात करते हैं पुस्तकम, आम्रम, तो ये सब क्या है, ये आया, इसका मतलब ये क्या है, क्लीवलिंग है, नपुंसक लिंग है। तो संस्कृत में लिंग निर्णय जो किया गया है वो रचना या बनावट के आधार पर किया गया है। जैसे अगर जिसके अंत में आता है पुल्लिंग होता है, जिसके अंत में आता है स्त्रीलिंग होता है, जिसके अंत में आता है वो नपुंसक लिंग यानी क्लीवलिंग होता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों इंग्लिश की, कि इंग्लिश एक फॉरेनर लैंग्वेज कही जाती है और इंग्लिश में जो लिंग निर्णय किया गया वो भाव के आधार पर लिंग निर्णय किया गया। भाव के आधार पर कैसे, इंग्लिश में 4 जेंडर होते हैं, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, वुमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। भाव के आधार पर कैसे किए गए, अब मैं आपको बताता हूं कि अगर मैस्कुलिन जेंडर जिससे विशालता, भयंकरता, कठोरता आदि का बोध हो, जिससे विशालता का बोध हो, भयंकरता का बोध हो, कठोरता का बोध हो, इन सारे चीजों का बोध हो, तो हम कहते हैं ये मैस्कुलिन जेंडर है। जैसे अगर मैंने कहा कि सन ये भयंकर है, ये क्या है, विशाल है, इसका मतलब ये मैस्कुलिन जेंडर है। हम बात करते हैं दैत की, ये भयंकर चीज है, इसका मतलब ये मैस्कुलिन जेंडर है। लेकिन दोस्तों जिससे कोमलता, सुंदरता, मधुरता, शीतलता का बोध हो, सौंदर्यता का बोध हो, तो वो क्या कहलाता है, वो फेमिनिन जेंडर कहलाता है दोस्तों। जैसे हम बात करते हैं जैसे मून, तो मून क्या है, ये शीतलता का बोध कराता है, तो ये क्या है, ये फेमिनिन जेंडर है। अगर हम बात करते हैं किसी भी, जैसे मान के चलिए कोई भी चीज हो, जैसे अगर हम बात करते हैं गर्ल, तो ये क्या है, फेमिनिन जेंडर है। लेकिन अगर यही हम बात करते हैं बॉय की, तो नेचुरली थ्रू अगर देखा जाए तो ये क्या है, कठोरता का बोध कराता है, तो ये क्या हो गया, ये मैस्कुलिन जेंडर हो गया। तो दोस्तों उस तरह से अगर स्त्री और पुरुष जो दोनों जाति का बोध कराता है वो कॉमन जेंडर कहलाता है। जैसे अगर हम टीचर की बात करें तो कोई जेंट्स हो या लेडीज हो, अगर वो तो वो टीचर ही होते हैं। अगर हम डॉक्टर की बात करते हैं, अगर हम पेशेंट की बात करते हैं, तो ये स्त्री और पुरुष दोनों जाति का बोध कराते हैं। तो इसका मतलब ये क्या हो गया कि जो स्त्री और पुरुष दोनों जाति का बोध कराते हैं तो वो क्या होते हैं, कॉमन जेंडर होते हैं। एक वर्ग में लड़का और लड़की, छात्र और छात्राएं दोनों बैठते हैं, लेकिन दोनों को हम लोग स्टूडेंट्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या है, ये कॉमन जेंडर है। अब बात आती है न्यूट्रल जेंडर। तो न्यूट्रल जेंडर क्या होता है कि न्यूट्रल जेंडर में जो होते हैं, तो न्यूट्रल जेंडर जैसे लोग अक्सर लोग क्या करते हैं कि न्यूट्रल जेंडर में नपुंसक लिंग जो कि निर्जीव जाति होते हैं, निर्जीव पदार्थ होते हैं, लोग बोलते हैं कि ये न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत आते हैं। हालांकि लोग कहते हैं कि जितने भी कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं वो सारे न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत आते हैं। बट मैं आपको एक बात बता दूं कि छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं, छोटे छोटे जो कीटाणु होते हैं, छोटे छोटे जो जीव होते हैं, वो भी न्यूट्रल जेंडर के ही अंतर्गत आते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं रैट की, ये न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत आता है। अगर मैं बात करूं एंट की, ये न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत आते हैं। इसके अतिरिक्त जितने भी निर्जीव चीजें होती है, जितने भी निर्जीव पदार्थ होते हैं, जैसे पेन हो गया, बुक हो गया, ये सारे न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत ही आते हैं। तो दोस्तों इसमें आप लोगों ने जाना जेंडर की पहचान कैसे करते हैं, लिंग की पहचान कैसे करते हैं, तीनों लैंग्वेजेज में, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश में। हिंदी में लिंग निर्णय उच्चारण के आधार पर किया गया, संस्कृत में रचना या बनावट के आधार पर किया गया, और इंग्लिश में जो लिंग निर्णय किया गया वो भाव के आधार पर किया गया। तो इसके बाद आगे हम लोग मिलेंगे। थैंक यू।